आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश कर दिया है। पिछले बजट से 11.60% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि गठबंधन सरकार का ये चौथा बजट है जिसमें 1,83,950 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में आज बजट पेश किया और इस बजट में पिछले बजट से 11.60% की बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 1,83,950 करोड़ की लागत का ये कुल बजट है। तो सीएम मनोहर लाल ने आज बजट पेश किया है और गठबंधन की सरकार का ये चौथा बजट है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बजट की बड़ी बातें बताते हैं आपको। विकास की बुलंदियों पर प्रदेश, सीएम की तरफ से कहा गया है। गृह विभाग के लिए 6,826 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। तकनीकी शिक्षा के लिए 1,693 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बिजली के लिए 8,274 करोड़ दिए गए हैं। जनस्वास्थ्य की बात करें उसके लिए 5,017 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परिवहन की बात करें तो 6,131 करोड़ और उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 1,368 करोड़ रुपए। शहरी विकास, नगर ग्राम आयोजन के लिए 6,052 करोड़। गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ इस बार बजट में रखा गया है। नई 3 मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, सीएम की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही साथ रेजांगला चौक को आईजीआई से जोड़ा जाएगा। असौदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और अगले 2 साल में नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। फरीदाबाद, पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना का आज इस बजट में ऐलान किया गया है और सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 6,598 करोड़ की सौगात दी गई है। तो आज बजट पेश हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट पेश किया है और बताते चले कि इस बजट में 11.60% की इस बार बढ़ोतरी हुई है। इस बार का कुल बजट आपको बताते चलें कि 1,83,950 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो 1,77,225 करोड़ रुपए का ये बजट पिछले साल का था। तो उसके मुकाबले इस साल आपको बता दें कि 11.60% की बढ़ोतरी की गई है इस बजट में। तो गठबंधन की सरकार का ये चौथा बजट है जिसको आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया है। 2024 के चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी फुल बजट है और इसके सहारे सरकार ने चुनावी वर्ष में प्रवेश किया है। और आपको बता दें कि कई ऐसी घोषणाएं हैं। तो वहीं बजट के मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। डीपी कौशिक जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गर्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। विभा पांडे जेजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्ण कुटिल इनेलो प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीपी कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूं। एक बजट पेश किया गया है इस बार और जिस तरह से 11.60% की इस बार बढ़ोतरी की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर आप कौशिक जी? इसका बहुत एक अच्छा और संतुलित बजट आज भाजपा सरकार ने ये वाला बजट की प्रदेश के विकास के लिए एक साबित होगा। मुझे लगता है जिस हिसाब की मुख्यमंत्री की सोच है, जिस समन्वय के हिसाब से उन्होंने सब इससे सलाह मशुरा करके माने हमारे विधायकों से और अफसरों से सब कमेटियों से बना के बजट बनाया है,
क्या जो बजट है ना ये विकास को बहुत बड़ी गति देगा। कि लोगों को जो हम लोगों ने वादे किए थे प्रदेश में आने से पहले पूरा करने का एक बहुत ही बड़ा बजट सरकार लेगा। ठीक है, राहुल गर्ग जी आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष के तौर पर किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? मैम, इस बजट से एक युवा वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, सभी को बहुत आशाएं थी। इस बजट के अंदर आप देखेंगे कोई युवाओं को रोजगार के लिए कोई जस्टिफाई नहीं किया गया, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया गया। कोरोना काल के अंदर व्यापारी इतना पीछा है, इतना उनका व्यापार बंद हुआ है। जो लघु उद्योग होते हैं, जो गांव स्तर पर लगते हैं छोटे उद्योग होते हैं, वो 80% तक बंद हो चुके हैं। उसको उभारने के लिए इस सरकार ने इस बजट में कुछ नहीं रखा। उसके साथ बेरोजगारी देखे, आज पूरे देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 बेरोजगार के नंबर 1 पे है। उसको देखते हुए युवाओं को रोजगार के लिए कहां से कुछ दिया गया? युवाओं को रोजगार देने के लिए सबसे पहले व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो ही तो रोजगार मिलेगा ना। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, उसके लिए इनको कुछ नहीं। किसानों के लिए इनकी जो किसान को आइटम्स होती, खाद्य वस्तु होती है, उनके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया गया। मजदूर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कर्मचारी के लिए। विपक्ष की तौर पर मैं कहें तो इस बजट के अंदर सभी को निराशा हाथ लगी है, उनको कुछ नहीं मिला। तो देखा जाए आप इस बजट को निराशा के तौर पर देख रहे हैं। मैं विभा पांडे जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से राहुल गर्ग जी कह रहे हैं कि ये पूरा जो बजट है एक तरह से इससे काफी ज्यादा निराश हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नमस्कार। हमेशा से ही विपक्ष का निराश अपना दिखाना बहुत ही स्टैंडर्ड सा हो गया है। अगर आप देखेंगे पिछले साल भी बहुत लोग निराश हुए थे, लेकिन हरियाणा जीएसटी में सबसे ऊपर कलेक्शन में रहा है। तो हरियाणा प्रोग्रेस कर रहा है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि कोरोना में 2 साल तक कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया में नहीं हो रहा था, खाली हरियाणा में नहीं। उससे उभरने में सरकार को टाइम चाहिए और सरकार ने एमएसएमई के लिए भी बहुत किया है। अंत्योदय के लिए ये अब है कि जो 1.8 अभी तक थी, अब देखना सबकी मिनिमम न्यूनतम 2.96 तक हो जाएगी सैलरी। तो अंत्योदय को पहले ऊपर उठाएंगे। बहुत सारी और चीजें हैं, उसके ऊपर काम होता रहेगा। 2 साल का जो डिले है उसे कवर अप करने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे देखना आप हर चीज जैसे भी मैनिफेस्टो में थी वो पूरा हो जाएगी 2024 तक। अभी 1 साल हमारे पास 2023 के बाद भी है। फिर बजट उस हिसाब से, अगर आप कहेंगे कि बजट में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आपको बजट समझ में नहीं आया। अगर बजट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हरियाणा के लिए, भराई के लिए और कितना है। आपकी इसके अंदर कैपेक्स बढ़ा गया है, इसके अंदर पूरा उसके बजट बढ़ा गया। आपने खुद कहा 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बजट बहुत अच्छा है। स्पेशली अंत्योदय के लिए बहुत अच्छा है। एमएसएमई के लिए पहले बहुत सारी रिलीज दे दी गई थी और जितने भी रिलीज आ रहे हैं, अगर आप आने वाले में इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है, कृष्ण कुटिल जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी विपक्ष की भूमिका में हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, बजट सरकार, हर एक सरकार जो कि अपना बजट पेश करती है और पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ पर बजट पेश किया गया और पीछे जो है कि 1,76,000 के करीब जो है कि इनका बजट था और अब के 1,83,950 लाख करोड़ का बजट जो है कि इन लोगों ने जो है कि वो दिया है और जो है कि मात्र 11.6% की जो है कि इन लोगों ने वृद्धि की है। और मुख्य रूप से जब बजट के अंदर हम देखते हैं, इन्होंने अलग अलग जो है कि जैसे खेल के लिए 586 करोड़ का दिया है, अतिरिक्त जो है कि इन्होंने 75,000 करोड़ का जो रखा है शहरी विकास के लिए, पंचायती के लिए, जो भी अलग अलग जो भी है, जैसे कि अभी आपने बताया था कृषि मत्स्य पालन के लिए 8,316 है, 26,636 करोड़ एजुकेशन के लिए इन्होंने रखा गया, 229 करोड़ रुपए जो है कि इन्होंने श्रम कर्म कल्याण के लिए रखा। लेकिन जो इस प्रदेश का जो मूलभूत आधार है, जो मजदूर व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो मेहनतकश व्यक्ति है, जो कमेरा वर्ग है, तो कमेरे वर्ग के सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा है। एक आंगनबाड़ी के लिए जो है चौकीदार है, नंबरदार के लिए मात्र 125 रुपए इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया है और दूसरा कहा कि हम 4,000 नए प्ले स्कूल खोलने का काम करेंगे और वो प्ले स्कूल चलाने का काम कौन करेगी? वो आंगनबाड़ी वर्कर करेगी।
और लेकिन मात्र उनकी 10,000 तो तनख्वाह होती है, लेकिन 50,000 का काम जो है कि ये उन लोगों से लेने का काम करते हैं। दूसरा जो है कि बजट पीछे भी पेश किया और अब भी इन लोगों ने बजट पेश किया, कहा भी हमारा बजट अच्छा है। बजट तो पीछे भी अच्छा था, बशर्ते इनकी नियत जो है कि वो लागू करने की हो। आज बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर हरियाणा प्रदेश के अंदर है, युवाओं के लिए स्पेशल कोई प्रोत्साहन इन लोगों ने जो है कि करने का जो है कि इस बजट के अंदर जो है कि हमें देखने को जो है कि वो नहीं मिलता है। मुख्य रूप से जो है कि आज महंगाई बड़े पैमाने पे है, जो महिला है, महिला के लिए जो रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसके अंदर कोई भी सब्सिडी का प्रावधान जो है इनके द्वारा इस सरकार इस बजट के अंदर जो है कि वो देखने को नहीं मिला है। दूसरा जो है कि जो ओपीएस की जो स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, और कर्मचारियों के लिए जो है कोई किसी प्रकार का प्रावधान जो है कि इस बजट के अंदर जो है कि हमें देखने को नहीं मिला है। दूसरा जो है कि यहाँ पर जो है कि कुछ नए जिले बनाने का प्रावधान था, जैसे गुहाना था, असद था, हांसी था, ये इन्होंने इस बजट के दौरान कोई भी एक भी डिस्ट्रिक्ट जिला बनाने की कोई भी घोषणा जो है कि यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरा जो है, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो सुरक्षा का प्रबंध करता है और सुरक्षा का एक सहयोगी जो है होमगार्ड है, होमगार्ड की जो है कि इन्होंने किसी भी प्रकार का प्रावधान जो है कि उनकी तनख्वाह के अंदर बढ़ाने का जो भी वो काम नहीं किया है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि फ्रीडम फाइटर जो है, फ्रीडम फाइटर के लिए भी जो है कि इनका कोई विशेष पैकेज जो है कि वो नहीं आया। दूसरा जो है कि इनकी सहयोगी पार्टी जो जेजेपी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, और उन्होंने जो है कि अपने घोषणा पत्र के अंदर जब उन्होंने चुनाव लड़ा कि हम 5100 रुपए जो है कि वो बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो करेंगे, लेकिन अभी तक यानी चौथा बजट जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो है, और अभी तक जो है कि वो 5100 की बजाय अभी मात्र 250 रुपए जो है कि उन्होंने जो है कि उसको पूरा करने का जो है कि वो काम किया है। तो लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बुजुर्गों का सामान नहीं है, युवाओं का सामान नहीं है, महिलाओं का नहीं है, और दूसरा जो सुरक्षा कर्मी है उनका नहीं है, जो फ्रीडम फाइटर उनका नहीं है। तो ये एक निराशाजनक बजट जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो दिया है। घोषणाएं हैं, कागजों पर हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंट नहीं है, ये लागू नहीं करते उस बात को। ठीक है, कृष्ण जी को तो काफी सारी शिकायतें विभा जी, आपने इनकी बातें भी सुनी होगी, कई तरह की असहमतियां भी उन्होंने जताई हैं, जिनसे वो इस बजट को लेकर अपनी निराशा जाहिर कर रहे थे। और जेजेपी को भी लेकर उन्होंने एक बात उठाई कि आपकी तरफ से घोषणा पत्र में ऐलान किया गया था कि 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, जो कि अब तक नहीं दी गई है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस पर? मैंने इसके ऊपर पहले ही बोल दिया था कि जब गठबंधन सरकार होती है तो दोनों पार्टियों का सहयोग से ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अकेले अगर होता तो ये अभी तक पहले साल में ही इम्प्लीमेंट हो चुका होता। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा बोलती हूँ 2024 तक ये 5100 हो जाएगी, ये आप देख लेना। हाँ, अभी 250 बढ़ाइए, एक साल और बचा है। हमारा मैनिफेस्टो है 5100 करना और वो हो जाएगा। उसके ऊपर आपने हर किसी की बाइट सुन रखी है, नैना चौटाला मैडम की बाइट सुन रखी है, दुष्यंत जी का है कि वो लोग बिल्कुल चाहते हैं और यही एक पेन पॉइंट है और ये पूरा हो जाएगा 2024 से पहले। बिल्कुल। राहुल गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि विभा जी जो कह रहे हैं कि एमएसएमई के माध्यम से छोटे व्यापारी को दिया गया, क्या दिया गया है? कोविड के टाइम में बिजली का बिल व्यापारियों ने भरा, सॉफ्ट टैक्स व्यापारियों ने भरा, हर तरह का टैक्स था जो व्यापारियों ने भरा। रियायत के नाम पे सरकार ने क्या दिया है? डिपॉजिट उनका जो होता था वो रिटर्न हो जाएगा, वो रिटर्न हो रहा है उनके डिपॉजिट का, जो पहले नहीं होता था। अब सारे एमएसएमई का, क्योंकि कोविड के टाइम पर सबको दिक्कत हुई थी, अब उनका डिपॉजिट रिटर्न हो जाएगा, वो बहुत बड़ी डिपॉजिट। आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो डिपॉजिट किया वो रिटर्न हो जाएगा? हाँ जी, उसके अंदर आपने शायद ये न्यूज नहीं ये मिस कर दी होगी, तो जो वो लोग डिपॉजिट देते थे उनको जो हैवी डिपॉजिट होता था वो अब उनका रिटर्न हो जाएगा। ये आप मैं डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर रहा हूँ, मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं सॉफ्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं एमएसएमई की जो फीस होती है ना उसको बात नहीं कर रहा हूँ। हरियाणा सबसे टॉप पर है, आप इसे क्या एसजीएसटी में क्या छूट दी गई है? आप एक बात बताइए, हरियाणा का टैक्स होता है एसजीएसटी, उसमें क्या छूट दी गई है? हरियाणा में सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स कलेक्शन इंडिया में हुआ है कि नहीं हुआ? आप हाँ या ना जवाब दीजिए।
हुआ है। मैं ये बात आप बात को मत घुमाओ मैम, आप बात को मत घुमाओ। मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, आपको कैसे और बात कर रहे हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कोविड के टाइम पे क्या दिया, आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है। टैक्स कलेक्ट के लिए तो मैंने मना किया ही नहीं ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोविड के टाइम पे सरकार ने व्यापारियों को क्या सहूलियत दी, रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया, युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कर रही है सरकार। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, उसकी क्यों नहीं भर्ती कर रही है। आप सुन लीजिए, इसका भी सुन लीजिए। दुष्यंत जी का युवा और विमेन के लिए सबसे ज्यादा फोकस रहा है। विमेन को 33% उन्होंने हर जगह, आप पूरी कंप्लीट करने दीजिए अगर आपने पूछा है तो। विमेन के लिए हर जगह 33% की रिजर्वेशन किसी प्रदेश ने नहीं किया है, खाली हरियाणा। रिजर्वेशन देने से क्या होता है, रोजगार देना नहीं, रिजर्वेशन करे, रिजर्वेशन तो 75% का भी करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मैम आपको ये भी आप बताइए, पंचायत में नहीं हुआ, राज्य में नहीं हुआ, किस प्रदेश ने अब विमेन के लिए काम किया? दुष्यंत जी ने ये किया। दूसरी चीज, आप जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कह रहे हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट है, यूथ और विमेन हमारा फोकस है। यूथ के लिए 75% जो है। मैम आप कह रहे हो 33%, आपकी बात की बदल आप उसको पॉइंट टू पॉइंट 33% बोल रहे हो ना आप मेरे को एक महिला दिखा दो जो 33% के अंदर लगी हो। भूषण जी ने कहा है कि 75% युवाओं को रोजगार व्यापार के माध्यम से देंगे। मेरे को 75 युवा दिखाओ ना जो व्यापारियों के माध्यम से लगा हो। व्यापार आपको बढ़ना में आप बात मत घुमाओ, आप ओनली बात घुमाना जानते हो। दूषण जी की पॉलिसी पे आप चल रहे हो। एक बात कहूँ मैम, 75% युवाओं को रोजगार देने की घोषणा अपने दूषण जी ने करी है उद्योग के माध्यम से। आप मेरे को घोषणा करने से क्या होता है, युवाओं को रोजगार तो दो, रोजगार दिखाओ ना हमें। घोषणा से नहीं चाहिए, युवाओं को घोषणा नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, उसको पेट भरने के लिए काम करना है। खत्म हुआ है। आपको जो रोजगार में बीच में लोगों को कमीशन देना पड़ता था वो खत्म हुआ है। रोजगार पोर्टल के माध्यम से 50% क्या कह रहे हो कि हमने बीच के माध्यम खत्म कर दिया, लेकिन आपने माध्यम में खत्म करा, आपने रोजगार खत्म कर दिया है। आप रोजगार देना नहीं चाहते हो। ऑपोजिशन का खड़गे भी आके लोगों से पूछते हैं हरियाणा में, मैं आपसे न्यूट्रल होकर सवाल पूछता हूँ। सबने कहा हमारे पास रोजगार है, तो वो कहते हैं आप लोग लड़ाकू है इसलिए आपके पास रोजगार है। हरियाणा की जनता बोल रही है उन्हें रोजगार है, लेकिन विपक्ष को रोजगार ही नहीं दिखता। 75% का हो गया, विमेन के लिए हो गया, MSME के लिए हो गया, हो गया, हर किसी के 75% युवाओं के रोजगार में से कितने युवाओं को रोजगार मिला? हॉस्पिटल बनेगा, कितने युवाओं को रोजगार मिला? 33% महिलाओं का आप कोटा कह रहे हो, 60% महिलाओं को रोजगार मिला उसमें। कितना गिना है? GST के लिए टॉप में हो गया। आपने अगर समय आग बंद कर रखी है और बोलना आप नहीं, आप मैम आप बात नहीं करना चाहते, आपको बात घुमाना आता है। हम बात कर रहे हैं लेकिन आपसे कुछ पूछ क्या रहे हैं, आप कह रहे हमने ये कर दिया। आपको मैं बता रही हूँ, पॉलिसी बनाने से, ओनली घोषणाएं करने से। दूषण जी ने आप याद है हिसार का एलिवेटेड रोड है, एलिवेटेड रोड का 700 करोड़ का अप्रूवल मिल गया है। हाँ, अप्रूवल 700 करोड़ मिला। दूषण जी तो कब से घोषणा करें 2022 में इसका मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाएगा। 2023 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप कहाँ पे हो? दूषण जी तो कुछ कह रहे हैं और खट्टर साहब घोषणा आज कर रहे हैं, तो कहाँ पे आप आ रहे हो? तो कौन झूठ बोल रहे हैं? दूषण जी झूठ बोल रहे हैं, खट्टर जी झूठ बोल रहे हैं। होता है राहुल जी, टेक्निकली समझिए, रोज का काम ना तो घनी बरसात में होता है ना घनी सर्दियों में होता है, क्योंकि घनी सर्दियों में जो तार होता है वो जमने का होता है। 2022 के अंदर आपका ये कहना है कि 2022 पूरा साल बारिश में सर्दियों में निकल गया, 2022 में मौसम साफ हुआ ही नहीं, आप ये कहना चाहते हो? नहीं, आप आंखें मूंद के बात नहीं करें, आप आंख खोल के बात करें। आप ये कहना चाहते हैं कि 2022 जो साल था वो पूरा साल बारिश में और ठंड में निकल गया, मौसम साफ 2022 में हुआ ही नहीं। दूषण जी की बात है 2022 के अंदर मैक्सिमम काम कंप्लीट करने की बात थी। घोषणा खट्टर साहब 2023 में कर रहे हैं फेब में, और वो मैं 2022 तक मैक्सिमम कंप्लीट हो जाते हैं। 5-6 महीने उसमें जाते हैं, उसके बाद टेंडरिंग करने में, एग्जीक्यूशन करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है दूषण जी ने ये बात नहीं कहा कि मैं उसको विधानसभा में रखूंगा। प्रस्ताव की बात नहीं कही थी दूषण जी ने। दूषण जी ने ये कहा था 2022 में मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका होगा।
उन्होंने ये कहा था, वो हिसार के एमपी रह चुके, बहुत बड़े बंदे हैं, उनको जो बात करी वो पूरी तो करते। घोषणा खट्टर साहब इस साल 2023 में कर रहे हैं, 75% युवाओं की बात करते हैं, घोषणा करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं उस चीज की, लेकिन उस 75% के बिहार पे रोजगार कितने मिले? महिला को 33% के कह रहे हैं, उसको रोजगार कितने मिले? आपने ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी, बहुत अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं, ठेकेदारी प्रथा खत्म करती, युवाओं को डायरेक्ट रोजगार में, लेकिन मिल कहाँ रही है? कितने युवाओं को डायरेक्ट नौकरी मिली? हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम घोषणाओं के लिए मना ही नहीं कर रहे हैं किसी। मैंने आपको बता दिया, भारत जोड़ो यात्रा में जब खड़गे जी ने पूछा किस किस को यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, सबने हाथ खड़ा कर दिया, तो कहते हैं आप लोग लड़ाकू हैं इसलिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। मैं क्या बोलूंगी, आप हरियाणा की जनता से पूछिए ना कि उनको एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। हम तो पब्लिक के बीच में है ना, तो हमें तो पता है कि रोजगार नहीं है। आप 100, 200, 500, 1000, 5000 लाख कितने कहोगे? हम युवा लेके आते हैं आपके पास, दो ना रोजगार, कितने रोजगार चाहिए? जो ये आंकड़े आए हैं, सीएमआई के आंकड़े जो आए हैं, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में है, तो वैसे ही आगे हैं। आंकड़े कैसे आए हैं? मैं वो चीज कह रहा हूँ, वो टाइम नहीं है कि आप लेके आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सारे डिजिटल वर्ल्ड आंकड़े जो आंकड़े बेरोजगारी आंकड़े, रोजगार मिल जाएगा। बेरोजगार के आंकड़े वो झूठे हैं कि हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। आंकड़े की बात करें, आपको पता है टेक्निकल, अब मैं आपको बताती हूँ, चलिए सरल टेक्निकल बात करते हैं। उनके आंकड़े मैं आपको बताती हूँ कैसे उनके आंकड़े चेंज होते हैं। उन्होंने कहा दिसंबर 2022 में 37.4% थी अनएम्प्लॉयमेंट, जनवरी 2023 में 21.7। अब ये उनका तरीका बताइए। उन्होंने फोन किया किसी को, सर्वे उनका ऐसा होता है, आप सुन लीजिए, अब मैं उसकी भी बात बताती हूँ, रिपोर्ट की सुन लीजिए। सर्वे, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? हाँ ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड बड़ी बनने के बाद राहुल जी कंप्लीट करने दीजिए। मैं इसी बात पे आ गया, भूषण जी जब विपक्ष में थे तो इस आंकड़े को बड़ा उठाते थे, वो मेला भी लगाते थे, रोजगार मेला। सर अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनिए। सर सवाल कर, राहुल जी अगर सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनिए, और विभा जी उनको भी जवाब देने का समय दीजिए। बिल्कुल, सर्वे का एक एक करके करेंगे तो सबको समझ में आएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, सर्वे में अगर कॉल आती है आपको और आप कहेंगे कि मैं रोजगार ढूंढ रहा हूँ, आपको अनएम्प्लॉयड मार्क कर दिया जाएगा। ये एक बार भी नहीं पूछा जाएगा आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है या आप दूसरा रोजगार साथ में पैरेलली ढूंढ रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयड कर देंगे। किसी ने मान लो ब्रेक ले रखा है 2 एम्प्लॉयमेंट के बीच में, उसके पास पहले नौकरी थी, दूसरी नौकरी लगी, उसने 10 दिन का बीच में छुट्टी लिया, वो उसे अनएम्प्लॉयड मार्क कर देंगे। ये उनका सर्वे का तरीका है। ये खट्टर जी ने भी बोला उनका सर्वे करने का तरीका ही गलत है। उनकी जो टेक्निकल रिपोर्ट है, जो बेसिक उनका है तरीका, वो गलत है। तभी तो उनके आंकड़े देखो ना, दिसंबर 2022 में 37.4 है, जनवरी 2023 में 21.7 है। महीने में कितना सब कुछ जाता है, लाखों में नौकरियां लग जाती है। ये जो सीएमआई के आंकड़े लेके दूषण चौटाला जी जब विपक्ष में थे, हिसार के जब वो एमपी थे, मेला लगाते थे, बेरोजगार मेला लगाते थे, जब ये आंकड़े पेश करते उस टाइम पे तो ये ठीक होते थे आंकड़े। जब वो दूषण चौटाला जी सत्ता में आ जाते हैं, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो सीएमआई के आंकड़े सारे गलत हो जाते हैं। ये बात सही नहीं है। मैं आज की बात कर रही हूँ, पहले की बात मत करिए। पहले तरीके बहुत अलग थे, जब से सरकार है हर चीज डिजिटल हो रही है, हर चीज रिकॉर्ड में आ रही है, तब जाके पकड़ा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं ये गलत है, क्योंकि अब हमारे पास डिजिटली सारा वेरीफाइड रिकॉर्ड आ रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दूषण चौटाला जी की सत्ता में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 साल के अंदर कुछ ज्यादा डिजिटल नहीं हुआ है। उस टाइम भी डिजिटल था, आज से 4 साल पहले बात करें, उस टाइम भी डिजिटल था, आज भी डिजिटल है। 4 साल के अंदर कुछ डिजिटल की बात करें तो कुछ ऐसी बहुत अपग्रेड नहीं हुआ है। अपन उसको कहें कि भाई एक्सेस उसमें अपग्रेड हो गया, कि मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आप ये कहें 4 साल पहले की अपना अपग्रेड नहीं था, डिजिटल इतना नहीं था, जब वो दूषण चौटाला जी कहते थे कि सीएमआई का आंकड़े लेके वो मेला भी लगाते थे। उन्होंने हिसार में भी कई मेले लगाए, पूरे हरियाणा में कई जगह मेले लगाए, बेरोजगार मेला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो आज वो बात कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त कहा था कि भाई जब मैं सीएम बनूंगा या मैं सत्ता में आऊंगा, मैं बेरोजगारों के लिए घोषणा करूंगा 75% युवाओं को रोजगार मिले प्राइवेट सेक्टर में। उन्होंने वो तो कर दिया, लेकिन उसके माध्यम से कितना रोजगार मिला वो आज तक जेजेपी वाले, बीजेपी वाले कोई क्लेरिफाई नहीं कर पाए हैं। 33% महिलाओं को रोजगार देंगे, वो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो कितने % उसको रोजगार दे पाए हैं वो आज तक क्लियरफाई नहीं हो पाया है। डायरेक्ट भर्ती का कर दिया, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी, बहुत अच्छी है। विभा जी और राहुल जी, आप सभी से दरख्वास्त है कि अभी फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आप हमारे साथ, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।